कल हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन की बात करी थी, नीति आयोग की बात करी थी। एक बार कल का लेक्चर का रिवीजन यहाँ देखो ध्यान से। कल आप लोगों को मैंने बताया कि इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी। प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन जो होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा प्लानिंग कमीशन का क्या होगा? प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाती है। क्या बनाती है? 5-5 साल के गोल रखते हैं हम, क्योंकि हमारी सरकार भी 5 साल के लिए आती है। तो हम क्या बनाते हैं? 5 ईयर प्लान। इस बार हम लोगों ने 5 ईयर प्लान बनाया कि इसमें ये फोकस्ड है। इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक हमारे 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 12 के 12 5 ईयर प्लान के गोल डाले नीचे, जो आपको याद भी करने हैं कि ये 5 ईयर प्लान का ये गोल था। ज़्यादा पीछे तो मत जाना, लेकिन लेटेस्ट वाले तो आपको याद रखने हैं कि क्या 5 ईयर प्लान के क्या गोल हुआ करते थे। कल हमने ये भी बात करी कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री इन सच अ वे सो दैट ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक नीड मस्ट बी फुलफिल्ड। हम अपनी सारी सोसाइटी की नीड को पूरा करें, ग्रास रूट लेवल तक हमारी योजनाएं पहुंचे। हमारे पास वैसे ही रिसोर्स कम है, उन कम रिसोर्स को हम ढंग से क्या करें? यूटिलाइज करें। इसको ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। आप लोग बिजनेस में भी पढ़ते हो, प्लानिंग हमारे मैनेजमेंट की पहली की है, चाबी है। प्लानिंग से सब कुछ शुरू होता है। प्लानिंग सही बैठ गई ना आपकी, आगे तक पूरी गाड़ी आपकी किस पे रहेगी? ट्रैक पे रहेगी। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, प्रॉब्लम ये तो है ही सही। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो कम रिसोर्स है हम उनको भी ढंग से यूज़। पूरी इंडियन इको में आप लोग इस बात की चर्चा बार बार करोगे कि हमें अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि कितने सारे सरकारी हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है जहाँ रिसोर्सेज वैकेट पड़े हुए। रिसोर्स है, ऐसा नहीं है कम है, अच्छी खासी जगह है। हम उस पर थोड़ा सा काम करें, क्लासरूम ढंग के बनवा दे, अच्छे स्कूल की अच्छे टीचर्स की भर्ती करवा दे, तो बहुत कुछ हो सकता है। हम ये कहते हैं हमारे रिसोर्सेज कम है। कम होना एक बात है, जो है हम उन्हें भी ढंग से यूज़ नहीं करते, ये एक बात है। हमें इसके ऊपर वर्क करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कल मैंने आपको ये भी बताया प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। अब प्लानिंग कमीशन जैसी कोई चीज़ इंडिया में नहीं है, अब वो कन्वर्ट हो गई, क्या बन गया? नीति का मतलब NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में इसका जन्म हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 2000। इसका भी चेयरपर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मोदी जी की लीडरशिप में इस आयोग को, नीति आयोग को कायम किया, इम्प्लीमेंट किया, NITI याद रखना। इसके साथ साथ कल महालनोबिस की भी बात करी। महालनोबिस एक ऐसे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट थे सॉरी, ठीक है, जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स के बहुत सारे डेटा दिए और इंडिया में इनको प्लानिंग का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लानिंग कमीशन कैसे बनना है, क्या होना है, ये सब की जो रचना करी वो किसने करी? PC महालनोबिस ने। कल इतना ही हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग नीति आयोग की डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके कोर्स में ज़्यादा नीति आयोग ही दे रखा है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब हट गया है। जो हट गया है उसके क्वेश्चन भी नहीं आते हैं ज़्यादातर। अब अगर क्वेश्चन बना तो किसका बनेगा? नीति आयोग का। मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो। मोदी जी ने जब ये नीति आयोग बनाया तो उनकी मेन थीम याद है क्या थी? मैंने कल आपको कहा था उनकी थीम थी सारे स्टेट को प्रोवाइडर से इनेबलर बनाना। क्या बनाना? मेरी बात याद रखना, ये वर्ड लिखोगे आप, प्रोवाइडर से। पहले क्या होता था? सारे स्टेट्स अपनी अपनी समस्याएं लेकर आ जाते थे, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन को बोलती थी, प्लानिंग कमीशन सारे स्टेटों को सुनता था, जिसको ज़रूरत होती थी उसकी नीड पूरी कर देता था। तो हम लोग क्या थे? प्रोवाइडर थे। मोदी जी ने कहा प्रोवाइडर नहीं, इनेबलर बनो। इनेबलर बनो मतलब अब जब नीति आयोग बना है तो नीति आयोग टॉप से बॉटम वाली अप्रोच यूज़ नहीं करेगा, बॉटम से टॉप यूज़ करेगा। नीति आयोग की जब प्लानिंग होती है, जब इनकी मीटिंग होती है, तो इसमें स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। ये सबसे खूबीदार बात है। नीति आयोग का चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी में स्टेट कैसे पार्टिसिपेट करेगा? स्टेट की तो अपनी चलती है ना अलग रामायण, हर स्टेट का अलग चीफ मिनिस्टर है, स्टेट की अपनी एक अलग असेंबली है, उनका चलता है ना पूरा अलग। लेकिन नीति आयोग की जब मीटिंग होगी तो उसमें हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आके पार्टिसिपेट करेंगे। नीति आयोग को इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीति आयोग का काम ही सिर्फ सोचने का है, और सोचने के लिए जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करने बैठे हैं ना, तो सबसे बेटर है कि हम उसमें उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना, सबको साथ में लेके चले। तो मोदी जी ने कहा भैया हम लोग जब ये थिंक टैंक बना रहे हैं नीति आयोग, इसमें हम स्टेट का भी भागीदारी रखेंगे। हर स्टेट से कुछ कुछ लोग आए और वो भी इसमें बैठे। हर स्टेट से लोग आते हैं, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर आता है, हर स्टेट का एक लॉ मेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, ये सब के अंदर जो जो लोग इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं वो सब नीति आयोग की मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके चेयरपर्सन खुद पीएम होते हैं, यहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं, जानकार लोग होते हैं, ठीक है। वो लोग अपनी पॉलिसीज़ को बताते हैं कि अब हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर साल भर उसके ऊपर काम किया जाता है। नीति आयोग की 3 बातें आप ज़रूर लिखोगे। एक तो ये थिंक टैंक है, इंडिया का सोचने का काम करता है। दूसरा, इसने स्टेट को प्रोवाइडर से इनेबलर बना दिया। क्या बना दिया? पहले स्टेट मांगने का काम करते थे, ये दे दो, ये दे दो। अब मोदी जी कहते तुम मांगो मत, तुम आओ मीटिंग में, तुम भी हिस्सेदारी रखो, तुम भी नीति आयोग को गाइड करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर अपन मिलकर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं, और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। इनेबलर, प्रोवाइडर नहीं। जब जिस मीटिंग में तुम खुद पार्टिसिपेट करने आ रहे हो, अब तुम उसमें मांगने का काम कैसे करोगे? तुम्हें तो खुद पता है उसकी सारी स्थिति, जो अच्छा होगा वो तुम्हें अपने आप मिल ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें मैं, इससे थोड़ा सा हटके है। अभी मैं मुर्सा सर, अब्देली सर हमारे कम्युनिटी स्कूल के ट्रस्टी है, स्कूल है और उस स्कूल की हम लोग ट्रस्टी है। अब उस स्कूल में जितने भी पेमेंट्स होती है, जितने भी चेक साइन होने होते हैं, वो सब हम लोग अप्रूव करते हैं तो ही आगे बढ़ता है। उस स्कूल में किसी टीचर का अपॉइंटमेंट भी होना होता है तो हमारे हाथ के नीचे से होता है। जब हम उस स्कूल के ट्रस्टी नहीं थे तो उस स्कूल के बारे में कुछ गलत चीज़ें थी हमारी कम्युनिटी के लोगों में। क्या गलत चीज़ें थी? इस स्कूल की फ़ीस बहुत है, इस स्कूल में जो टीचर्स है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है, ये नहीं है, ऐसी बातें लोगों में चलती रहती है कुछ ना कुछ। तो हमने भी सुनी थी वो बातें। अब हम खुद उस स्कूल के ट्रस्टी बने। जब हमने उसको अंदर से देखा तो हमने देखा भाई ये तो सब गलत बातें हैं, ना तो इस स्कूल की फ़ीस कोई इतनी हाई है, ना कोई ऐसी चीज़ है। अब हम लोग जब उसकी प्लानिंग में बैठते हैं, हम जो भी चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी बात करते हैं, जो भी हम लोग रखते हैं, वो सब चीज़ें हम पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, हमारे रिलेटिव के बच्चे पढ़ते हैं। मेरा बेबी जब 1 साल में बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको भी वहीं पे डालूंगा। बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत रिकॉग्नाइज है। लेकिन बातें क्या थी कि भैया इसमें फ़ीस ज़्यादा है, इसमें ये है वो है। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमें पता चला भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो सब नॉर्मल है, ठीक है। मोदी जी ने यही अप्रोच यूज़ करी। स्टेट आप पे उंगली उठाए, इससे अच्छा स्टेट को आप प्लानिंग में ही ले लो। जब वो ये बोलेंगे ना हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, तुम आ जाओ ना नीति आयोग में, तुम भी आओ, तुम भी बैठो, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है, सब तुम्हारे सामने हो रहा है। अब उंगली कैसे उठाओगे? सब कुछ सामने ही तो हो रहा है, तुम्हारे सामने हो रहा है। ये तेलंगाना बैठा है, ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु बोल रहा है भैया हमारे यहाँ पे योजनाएं नहीं आती सारी। आंध्र प्रदेश बोल रहा है हमारे यहाँ कौन सी आती है। तेलंगाना बोल रहा है हमारे यहाँ नहीं आती। तो भैया तुम लोग बताओ क्या क्या होता है क्या नहीं होता। फंड भी तुम्हारे सामने, जो सबके लिए रीजनेबल होगा। इस चीज़ की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ करेंगे, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ करेंगे। अच्छा देखो, कल मैंने तुम्हें बताया हैदराबाद में हमने साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट खोला। अब कल अगर उठ के राजस्थान आ जाए कि भैया कोटा में क्यों नहीं खोला, यहाँ तो ओम बिरला जी साक्षात रहते हैं, लोकसभा स्पीकर रहते हैं, यहाँ खोलो। हैदराबाद खोला तुमने, तो जवाब क्या आएगा? हैदराबाद हमारा आईटी हब है। बेंगलोर के बाद अगर सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज कहीं हैं तो वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में आपको जितना आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ना, उतना कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ खोला। जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खोला जाता है। इसमें कोई ये थोड़ी बोल सकते हैं यहाँ क्यों नहीं खोला और वहाँ क्यों खोला। ये सब सवाल के जवाब देने का सबसे सही तरीका है, उनको भी पॉलिसी मेकिंग में साथ में ले लो। सारे स्टेट आते हैं मीटिंग अटेंड करने, ताकि कोई स्टेट ये नहीं बोलेगा मेरे साथ अच्छा हुआ या मेरे साथ पार्शियलिटी हुई। सब तुम्हारे
सामने। तो नीति आयोग में 3 बातें तुम याद रखोगे। एक ये थिंक टैंक है इंडिया का, ये प्रोवाइडर से इनेबलर बना देता है, ठीक है। तीसरी बात बोली मैंने तुम्हें, बोल दी क्या मैंने तुम्हें? नहीं बोली। ये हमारे को स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देता है। क्या देता है? ये सारे स्टेट को बताता है कि हम लोगों को क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और हमें टेक्नोलॉजी में कैसे आगे आना है। ये 3 बातें इसका मेन काम था। तो मोदी जी ने इसलिए प्लानिंग कमीशन की जगह क्या खोला? नीति आयोग। समझ गए? 6 नंबर में आता है कई बार ये। तो इतना सा तो लिखोगे नहीं तुम, तो मैंने इसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ी है। अब ये जो मैं तुम्हें इसमें बताने जा रहा हूँ, अब ये प्लानिंग कमीशन में भी था और इसमें भी है, कॉमन पॉइंट है ये। सुनते जाना मेरी बात। नीति आयोग का अगला काम था, 3 तो हो गए मेन। अगला काम था नीति आयोग का इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाना। ये प्लानिंग कमीशन का भी काम था। टेक्नोलॉजी का इतना अपग्रेडेशन लाना कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो लास्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी तक पहुंचे, ग्रास रूट लेवल पर। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है। एक बार राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने एक भाषण में बोला था कि आज हमारे देश में करप्शन इतना ज़्यादा है कि सरकार की तरफ से अगर 100 रुपया रिलीज़ होता है तो जो बेनिफिशरी है उसको 12 रुपये ही मिल पाते हैं। ये उन्होंने 1990 के आसपास ये बात बोली थी और ये शायद उस समय सच भी था, ठीक है। आज गवर्नमेंट ने पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना काम किया है कि अब शायद कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं बोलनी पड़ेगी। करप्शन आज भी है, लेकिन आज हम कम से कम उस लेवल पे आ चुके हैं कि सरकार की जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है वो सब लोगों तक पहुंचती है। राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, राजस्थान में अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है, उससे पहले बीजेपी थी, उसके पहले फिर कांग्रेस थी। पिछले 15 सालों में राजस्थान ने एक सबसे बड़ी स्टेप ली कि जिनके हस्बैंड नहीं होते, विडोज़ होती है जो, उनको पेंशन देती है राजस्थान गवर्नमेंट हर महीने, कुछ 1000-1500 ऐसा कुछ देती है। और ये हर गवर्नमेंट दे रही है। कांग्रेस थी वो भी देती थी, उसके बाद बीजेपी आई वो भी दे रही है, फिर बीजेपी के बाद अभी कांग्रेस है वो भी दे रही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन फिर भी ये प्रथा चेंज नहीं हुई, बराबर जारी है और बेनिफिशियरी के अकाउंट तक पहुँचती है। ऐसा लोग कहते हैं कि सबके अकाउंट में बराबर पैसा आता है। ये कैसे हो पाया? अकाउंट खोले तो, टेक्नोलॉजी आई तो, ई मित्र खोले हमने इतने सारे, ई मित्र में जाके तुम रजिस्टर करवाओ, सरकार की सारी योजनाएं तुम्हारे अकाउंट में सीधे आएंगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये काम प्लानिंग कमीशन का भी था और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा क्या, ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक। आईटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। आईटी है तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम आपको सीधे सीधे मिलेंगी। सब कुछ बेनिफिट आईटी का ही है। अकाउंट खुलवाओ, ये पेटीएम, फ़ोन पे, ये वो, इतने तरह के डिजिटल पेमेंट यूज़ करें हम लोगों ने, आधार कार्ड बनाए, ठीक है। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब उन्होंने सबके क्या खोले, आधार कार्ड। आज आधार कार्ड हमें हर योजना में काम आता है। योजना छोड़ो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, कुछ भी चीज़ हो, आधार तो होना चाहिए, ठीक है। एक ज़माने में आधार कार्ड के पहले क्या था प्रूफ हमारे पास? राशन कार्ड। वो हर कोई बनाता नहीं था राशन कार्ड। बीपीएल कार्ड गरीबों का बनता था। वोटर आईडी, 60% लोग ही इंडिया में वोट देते हैं, 40% तो वोट ही नहीं देते। पता है तुम्हें, हमारा वोटर टर्नआउट 60 से 65% है। कुछ एक स्टेट है जहाँ पे 80% लोग वोट देते हैं, वो हाईएस्ट होता है। मैक्सिमम स्टेट इंडिया में सिर्फ 60 से 65% लोग वोट देते हैं, बाकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो उनका वोटर आईडी नहीं है। तो एक ऐसी चीज तो होनी चाहिए। अब पैन कार्ड वो बनवाता है जो इनकम टैक्स भरे। कल मैंने बताया 4% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, तो पैन कार्ड भी हर कोई नहीं बनवाता। तो मनमोहन सिंह ने सोचा कि भैया एक तो ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो सबके पास हो। बीपीएल कार्ड गरीब बनाएगा, पैन कार्ड अमीर बनाएगा। ऐसा हो गया, ठीक है। फिर बीच में क्या आया? वोटर आईडी। वो जिसकी श्रद्धा होगी वो बनाएगा, जिसको वोट देना होगा। पासपोर्ट, जिसको एयर में ट्रेवल करना होगा वो बनाएगा। एक तो ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो सबका हो, तो उन्होंने है आधार कार्ड। और उस आधार कार्ड से हमें मिल गया आधार नंबर, और वो नंबर के बेसिस पे हमें एक अलग से आइडेंटिटी मिल गई, और उससे सरकार की सारी स्कीम हम तक डायरेक्ट, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का ये काम होता है। एक और काम था नीति आयोग का, हमें फूड सिक्योरिटी से बाहर निकालकर अब फूड का एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना।
पहले इंडिया क्या करता था, सिर्फ फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देता था। फूड सिक्योरिटी मतलब इतना अनाज उगा ले कि हमारी क्या बोलते हैं, हमारी नीड पूरी। आज हम लोग उसे एक्सपोर्ट करने लग गए। अब हम लोग सिर्फ इतना ध्यान नहीं देते कि इतना ही गेहूँ आए कि हम खा लें। अभी कल इंडिया ने वीट को एक्सपोर्ट बैन किया, पता है तुम्हें? कल या परसों इंडिया से अब जितना भी वीट जाता था वो बैन हो गया, एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया इंडिया ने। क्यों बैन किया? क्योंकि इंडिया को अपने सूत्रों से पता चला कि अब हमारा जो वीट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और अगर हम लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया तो अब हम लोगों को कमी पड़ जाएगी। कोई भी इंसान पहले अपना पेट भरेगा, बाहर थोड़ी भेजेंगे। और वीट जैसी चीज़ हम बाहर भेज देंगे, गेहूँ तो हम बाहर भेज ही नहीं सकते। पहले तो हम हमारी नीड को, तो फूड सिक्योरिटी से हम लोग किस पे आ गए? फूड एक्सपोर्ट पे। अब हम लोग इतना बनाने लग गए कि हमारी फूड सिक्योरिटी तो कब की पूरी हो गई, पेट तो हमने कब का भर लिया, अब तो हम सारा फूड ग्रेन क्या करने लग गए? तो ये तो हम करने लग गए ना, लेकिन इसमें पढ़ाया जा रहा है, ये नीति आयोग ने ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो पहले से भी था, इसलिए मैंने कहा कुछ चीज़ें कॉमन है। वो प्लानिंग कमीशन था तब भी करता था, और नीति आयोग भी वो काम को, ठीक है। एक बार रीड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड नीति आयोग विद द प्राइम मिनिस्टर्स इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। ये कल बता दिया था मैंने। नीति आयोग इज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? इंडिया का सोचने विचारने का सारा काम किसको दिया है? और इसके चेयरपर्सन भले प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन इसके अंदर कमेटी के जो मेंबर है वो कोई नेता वेता नहीं होंगे। ये सोचेंगे क्या? अकल कितनी इनमें, ठीक है। इसके अंदर जो भी लोग होंगे वो मैंने बोला ना, पढ़े लिखे लोग होंगे बाकायदा, अधिकतर तो इकोनॉमिस्ट होंगे। इसमें जो अधिकतर लोग मिलेंगे तुम्हें वो कौन मिलेंगे? जिन्होंने एटलीस्ट इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखा होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रहा हूं मैं, जितने भी लोग मिलेंगे ना उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखा होगा। ऐसे ऐसे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सर अभी आपने बोला स्टेट के भी लोग आते हैं, वो सब मीटिंग अटेंड करने आते हैं, उनके सामने सारी बातें होती है, लेकिन जो अंदर से काम करता है वो कौन करता है? इसके अंदर जो लोग होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं इसमें। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का मेन डिफरेंस ये है कि नीति आयोग विल बी प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू सेंट्रल एंड बाय अडॉप्टिंग बॉटम अप अप्रोच रादर देन टॉप डाउन अप्रोच। पहले क्या चलती थी? टॉप डाउन। अब क्या चलेगी? टॉप डाउन मतलब सरकार ने कह दिया तेलंगाना में ये रोड बनेगी, आंध्र प्रदेश में ये होगा, राजस्थान में ये होगा, गुजरात में ये होगा। टॉप डाउन। अब ऐसा नहीं है। तुम लोग सब आओ, नीति आयोग की मीटिंग अटेंड करो, अपने सजेशन दो, तुम्हें जहां जहां पे जो जो चीजें चाहिए बजट के अनुसार हम तुम्हें दे देंगे। बॉटम अप, तुम बोलो फिर हम काम करेंगे। और पहले होता था हमने जो बोल दिया वो तुम्हारे स्टेट में हो जाएगा। फर्क समझा दोनों से? बहुत फर्क है दोनों में। स्पेसिफिक एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। टॉप बॉटम और बॉटम अप में क्या फर्क होता है? नीचे से पूछने का फायदा देखो क्या होता है। हम लोग आर्टिकलशिप में जब मैं सीए कर रहा था तो सीए में किसी भी सीए के अंडर में 3 साल तक ट्रेनिंग करनी होती है। मैंने अपनी ट्रेनिंग कोटा से ही करी थी। तो जिस सीए के अंडर में मैं काम करता था वो ये वाली अप्रोच यूज़ करते थे। कौन सी वाली? टॉप डाउन यूज़ नहीं करते थे। वो कौन सी करते थे? बॉटम अप। ये बोल्ड नहीं हो रहा महाराज इसलिए दिखता नहीं है। बॉटम अप। बॉटम अप कैसे करते थे? सीए में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारा सबसे मेन काम होता था ऑडिट का, और ऑडिट का महीना होता था सितंबर। सितंबर ऑडिट कराने की लास्ट डेट होती है। अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं मार्च में। मार्च के बाद आप ऑडिट अप्रैल में भी करा सकते हो, मई में भी करा सकते हो, जून में, जुलाई में, अगस्त में, लेकिन सितंबर क्या होता है? लास्ट। सितंबर के बाद ऑडिट। तो सितंबर में तुम किसी भी सीए के यहाँ जाओगे तो मेला लगता है बिल्कुल। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था क्योंकि इंडिया है, सितंबर में ही कराएंगे। उन्होंने लास्ट डेट को फर्स्ट डेट समझ रखा है। हम उनको ये बोलते थे ना भाई तुम सितंबर में ही क्यों आते हो? सितंबर में ही तो करानी होती है। मैंने कहा सितंबर लास्ट डेट है, अप्रैल में भी करा सकते हो, मई में भी करा सकते हो, जून में भी, जुलाई में भी। अब मैं तो सितंबर याद है, लो करो जल्दी करो। अब भैया हमारे सर जब ऑडिट करते, अब हम लोगों को ऑफिस में, अब हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे। ट्रेनिंग पीरियड में हमें कोई सैलरी वैलरी तो मिलती नहीं थी, हम तो बस काम सीखने जाते थे। और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो पार्ट ऑफ कोर्स है।
अगर हम लोग वो 3 साल की ट्रेनिंग ना करें तो हम CA फाइनल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो एग्ज़ाम देने के लिए वो 3 साल की ट्रेनिंग ज़रूरी है, इसलिए सबको करनी पड़ती है। हम भी जाते थे, मैं जाता, आप दिल्ली जाता, ठीक है, हम लोग दोनों ने एक जगह से ही करी थी। अब भैया मैं जाता तो वो हमारे सर की आदत देखो क्या थी, ऑडिट लेते जा रहे हैं वो, और वो सर क्या क्या काम था कि वो स्टॉक मार्केट ज़्यादा देखते थे, बताया था ना। तो अब उनको ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में 3, साढ़े 3, 4 बज जाते थे। उसके बाद वो फिर ऑडिट वगैरह देखना शुरू कर देते। अब हम लोग तो 11 बजे चल जाते, हम काम कर लेते, 4 बजे वो स्टॉक मार्केट में अपना चेक वेक करके 6 बजे तक हम तो घड़ी देखते रहते, कब जाएंगे, ठीक है, जैसे तुम अभी देखते रहते हो, ठीक है। तो हम लोग उस समय देखते रहते, अब कब जाएंगे। अब भैया वो बोलते 6 बजने के बाद, हाँ भाई ये सही है, ये कर लो। अब 27-28 तारीख तक मैक्सिमम ऑडिट हम कर चुके होते। अब मान लो और ऑडिट आ गई तो मुझे बुलाते हैं, उनका मेरे पे ट्रस्ट बहुत, उसकी भी मैं फिर तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब वो मेरे को बुला के ऐसे बोलते हैं, यार शब्बीर ये 5 ऑडिट और आई है, बाउले क्लाइंट है, 28 तारीख को आते हैं, 28 तारीख को समय होता है कि अब 2 दिन बचे हैं, तू देख ले, तू बोलेगा तो करेंगे अपन, नहीं तो मना कर दे, तू ही मना कर दे क्लाइंट को। एंड आई एम लाइक वाओ, मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो बड़ा प्राउड मोमेंट, यार मैं तो आर्टिकल हूँ, मैं तो ये तो CA है, ये मेरे से पूछ रहे हैं। मैं कहा सर ले लो सर, कर लेंगे, ठीक है। मेरे से पूछने का ये फ़ायदा होता था, ठीक है, अब से लेंगे थोड़ा, ठीक है। वो पूछते थे ना तो अलग इम्पैक्ट जाता था। और एक वो ये बोले भाई ये करना है, जल्दी निपटाओ, नहीं आज कोई घर नहीं जाएगा, उसका एक अलग इम्पैक्ट जाता है। फ़र्क है दोनों में, काम करवाना भी एक कला है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, ठीक है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। वो आर्ट उनसे अच्छी कोई नहीं जानता था, ठीक है। कॉमर्स इज ऑल्सो आर्ट। चलो, तो ये होता है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। जब मैं स्टेट से पूछूंगा ना, भाई तुम्हारी क्या नीड है, तुम्हें कैसे करना है, प्लानिंग में तुम भी आ रहे हो, फंड इतना है, ये स्टेट भी मांग रहा है, ये स्टेट भी मांग रहा है, अब तुम देख लो, तुम्हारी स्टेट, तुम्हारी नीड ज़्यादा ज़रूरी होगी तो तुम्हें एलोकेट कर देंगे, इनकी ज़्यादा होगी तो इन्हें कर देंगे, देख लो आपस में, तो अपने आप सेटलमेंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग टॉप टू बॉटम फॉलो करते हैं ना, तो टॉप टू बॉटम ऑर्डर की तरह लगता है, मैंने बोल दिया अब करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने टॉप टू बॉटम छोड़ दिया, अब क्या बन गए अपन, बॉटम टू, समझ गए। नीति आयोग के ये सारे काम थे। एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडिग्म इन विच गवर्नमेंट इज एन इनेबलर रादर देन, अब गवर्नमेंट इनेबलर बन जाएगा किससे, अब हम तुम्हें कोई भी चीज लाके दे नहीं देंगे, बस हम तुम्हें ऐसे रिसोर्स देंगे जिससे तुम वो खुद चीज पैदा, तुम्हें खुद मिल जाएगी वो चीजें। अब तुम इनेबलर बन जाएंगे, हम लोग प्रोवाइडर नहीं बनेंगे। अब हम लोग फूड सिक्योरिटी से किस पे आ जाएंगे, पहले हमारा मेन काम था फूड सिक्योरिटी, इतना माल बनाए कि हमारे लोग भूखे ना सोए। अब हम फूड सिक्योरिटी से किस पे आ जाएंगे, मिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और ऐसे तरीके से हम लोग प्लानिंग करेंगे कि अब फार्मर्स की इनकम भी बढ़े। पहले हम लोग सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात करते थे, वो लोग इतना माल बना ले कि भारत में कोई भूखा ना सोए। अरे ठीक है, अब कोई भूखा नहीं सो रहा, लेकिन वो तो सो रहे हैं, अब वो सिर्फ इतना ही कमा रहे हैं, बस क्यों खा रहे हैं, उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है। क्या वो सिर्फ इसीलिए हैं कि बस वो खेती करते रहे, हमारा पेट भरते रहे, और फिर उनकी 7 पीढ़ियां भी खेती ही करती रहे। तो अब हमें उनकी भी नीड को, ये भी काम था नीति आयोग का, इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में एक्टिव प्लेयर बनाना। इंडिया को एक्टिव प्लेयर बनाना किसमें, ग्लोबल मार्केट में। ये काम हम लोग अभी ढंग से नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा था, उसमें अभी की जो गवर्नमेंट है उनका क्रिटिसाइज हुआ कि उन्होंने एक भी रिजोल्यूशन में वोट नहीं डाला। यहाँ बोला है डिबेट और डेलिब्रेशन करो, डिबेट तो दूर की बात है, हम वोट डालने तक नहीं गए, एब्सेंट हो गए। ना हमने खुल के यूक्रेन का पक्ष लिया, ना हमने खुल के, हालांकि कहते हैं लोग कि इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, हम लोग सीधे सीधे किसी का भी फेवर नहीं करना चाहते थे। वॉट एवर बीइंग द रीजन इज, आई डोंट नो, ठीक है, बट हमने इन जगहों पर खुल के किसी को भी सपोर्ट, जबकि यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोगों को एक्टिव प्लेयर बनना था इंटरनेशनल मार्केट में। अब इंडिया को कोई डम की तरह ना देखे बस कि ये तो तीसरी दुनिया है,
हमें पहली दुनिया बनना है, अगर हमें डेवलप इकोनॉमीज में आना है, तो हमें इन सारे इंटरनेशनल फोरम्स में जाके अपनी बात रखनी आनी ही चाहिए। ये मान के चलो, इन सब चीज़ों में दुनिया हमें हर चीज़ में एडवाइस देके चली जाती है, हमें भी आना चाहिए वो चीज़। आज हमारे यहाँ पे कोई भी एक चीज़ हो रही हो, कश्मीर का कोई मुद्दा हो, यूनाइटेड नेशंस वहाँ से बोलने लग जाता है, भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, चीज़ों से। तुम होते कौन हो हमारे इंटरनल अफेयर्स में बोलने वाले? और जब वो आके बराबर यहाँ पे इंटरनल अफेयर्स में अपनी सारी राय रख के जाते हैं, तो फिर इंटरनेशनल फोरम में हमें भी हर चीज़ों पर अपनी राय, ठीक है। तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में क्या बनना है? एक्टिव प्लेयर। अब हमें सिर्फ साइलेंट नहीं रहना कि हमारे को फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? हर चीज़ में हमें भी अपनी राय नहीं है, एक्टिव प्लेयर बनना है, ठीक है। मिडिल क्लास की इनकम को बढ़ाना, ये बड़ी बड़ी बातें बढ़ने लग गई। मिडिल क्लास तो पिसता ही रहा है और पिसता ही रहेगा। लिवरेज ऑफ इंडियाज पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर, साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? हमारे लोगों को इंटेलेक्चुअल बनाना, उन लोगों की एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बढ़ाना, ये भी बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। ये सब काम था किसका? नीति आयोग का। ये अच्छे से याद रखना, पहला वाला पॉइंट। इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करना। किसको यूज करना? यहां पीछे ध्यान दे आदित्य, मैंने एक क्लास में पहले तुम लोगों को बोला था कि इंडिया पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड के फर्स्ट फेज में था, जहां बर्थ रेट भी बहुत हाई थी। आज ऐसा नहीं है, आज हमारी डेथ रेट एकदम कम हो गई है और बर्थ रेट कंट्रोल में आ गई है। डेथ रेट कम होने से हमारे यहाँ लोग अब ज़्यादा मर नहीं रहे, और बर्थ रेट कंट्रोल में आने से पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ गई है। और अब हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन यंग है। तो दुनिया के लिए पॉपुलेशन बर्डन हो सकता है, हमारे लिए तो पॉपुलेशन डिविडेंड बन चुका है, इनकम बन चुका है। आज हमारी पॉपुलेशन हमारी इनकम है। तुम सब जो यहाँ पे बैठे हो, तुम इंडिया के डिविडेंड की तरह हो। यू ऑल आर डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब हमें इसका लिवरेज कैसे लेना है? लिवरेज मतलब इसका बेनिफिट कैसे लेना है? आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इस चीज़ का बेनिफिट सरकार कैसे ले रही है कि बहुत बुरा लगता है कि आजकल के जो यूथ है वो रिलीजियस वाली पॉलिटिक्स पे जाते हैं, ठीक है। वो सोशल मीडिया के ऊपर आड़ी टेढ़ी चीज़ों के ऊपर अपने कमेंट डालते रहते हैं, ट्विटर पे एक्टिव है, फेसबुक पे एक्टिव है। इन चीज़ों पे एक्टिव होने की बजाय हम लोगों को वो करना चाहिए जो ये कह रहा है। क्या? एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जेंडर बायसनेस, एम्प्लॉयमेंट। हमारे यूथ के पोटेंशियल को हमें यहाँ यूज़ करना है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत अच्छी स्टेज में है अभी। पूरी वर्ल्ड के जो लोग हैं वो हमसे जल रहे हैं ये देखकर कि हमारी 70% पॉपुलेशन यूथ है। चाइना पॉपुलेशन में नंबर 1 है, हम तो 2 है, फिर भी वो नंबर 1 है। वो नंबर 1 होने के बावजूद भी, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन से परेशान है, क्योंकि वहाँ बुढ़े बुढ़े नज़र आते हैं। और हमारे पास ये बेनिफिट है कि हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन यूथ है। तो हमें अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या करना है? लिवरेज करना है। लिवरेज मतलब उसका बेनिफिट लेना है। कैसे लेंगे बेनिफिट? अपने यूथ को, मैन और वुमेन को एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जेंडर बायसनेस को ख़त्म करके और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके। जितना हो सके गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाने चाहिए, क्योंकि सरकार अब सबको जॉब नहीं दे सकती। और सरकार अगर सबको जॉब नहीं दे सकती, ठीक है, तो फिर जब जॉब नहीं मिलेगी तो रोज़ का 2 GB डेटा तो मिल ही रहा है, और 2 GB डेटा ख़त्म करने के लिए इंसान बकवास ही करेगा बस, ठीक है। ये मैसेज 21 लोगों को भेजो और अच्छा होगा, इससे आगे ही नहीं निकल पा रहे हम, ठीक है। मतलब अब इससे कब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि फोकट आदमी है वो। हमारे में कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। सीधी सी बात है, वो खाली दिमाग रहेगा, फोकट का बंदा है, वो यही सब करेगा, और इसी तरीके से चीज़ें बेकार होती चली जाती है। हमें इस यूथ को इतना ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, कि हम लोगों के लिए वाकई में ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नज़र आए। अभी तक ये है, नज़र नहीं आ रहा है। नज़र आता अगर हमारा जीडीपी और बढ़ता, पर कैपिटा इनकम और बढ़ता, ठीक है। पॉवर्टी को, ये फिर पूरी इंडियन इको में आ जाएगा, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, हर इंडियन को डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जीने का मौका मिले। वो ये बढ़िया लाए ये लोग। ये किसका काम था? नीति आयोग का। क्या काम था? एवरी इंडियन टू लिव देयर लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड। इसमें ये क्या करेगा नीति आयोग? ये बैठे बैठे मेरे को डिग्निटी थोड़ी सिखाएंगे,
ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ना सिखाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे ये तो, ठीक है। विलेज को इंस्टीट्यूट करना, वहाँ डेवलपमेंट करना, ये भी बकवास पॉइंट है। सेफ गार्डिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल, ये भी बकवास पॉइंट है। तुम मेन जो मुद्दे के 4-5 पॉइंट है वो याद रखोगे, बाकी तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मुझे तुम्हारी कॉपी में 5-6 पॉइंट चाहिए। एक तो स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल वाला, थिंक टैंक वाला, इनेबलर से प्रोवाइडर बना दिया, फूड सिक्योरिटी से फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने तक का, एक्टिव प्लेयर बनाना हमें इंटरनेशनल मार्केट में, हमें क्या बनाना, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ताकि सरकार की सारी योजनाओं का लाभ सब लोगों को मिल सके। इसके अलावा जितनी भी बेसिक बातें वो तुम्हें, ये 6 के अलावा तुम्हें जितना याद आ जाए, मैं तुम्हें बोल भी दूं बड़ी बात रखने के लिए, सब रट लो, तो अभी 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, याद भी कर लोगे, रट भी लोगे। एग्जाम मार्च में देने हैं, तो हमें 5-6 पॉइंट तक याद रखना है। बाकी पॉवर्टी खत्म करना, ठीक है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ही बढ़िया था एक, ये कुछ चीजें तो चिपका देना तुम। ये किसके काम थे? नीति आयोग के। चलो कल पढ़ेंगे बाकी। धन्यवाद।